हाँ, हम ये बता रहे थे, ये प्रोडक्ट क्या आएगा यहाँ पे, कंबशन का प्रोडक्ट बताओ तो, किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सर स्क्रीन नहीं शेड है। CO2 प्लस H2O, यही तो प्रोड्यूस होता है। यस सर। ठीक है, CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे देखोगे बहुत जगह H2O लिक्विड में रहता है, बहुत जगह H2O गैस में भी रहता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनफ वहाँ पे उतना एनर्जी निकल रहा है ताकि वो कन्वर्ट हो जाए गैस में, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जनरल इक्वेशन लिखना है हमको, तो ये ऐसे लिखते हैं हम लोग, CO2 प्लस H2O प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। तो जब भी कंबशन इक्वेशन होगा इसका, तो ये जिस सब्सटेंस का कंबशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे ये मीथेन का कंबशन हो रहा है, तो उसका मोल्स जो है वो 1 ही रहेगा। ठीक है, इसका मोल फिक्स कर दिया हम लोग 1। अब इसको छोड़ के बाकी इधर हमको बैलेंस करना है। तो बाकी इधर बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा हमको, देखो H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 करना है, तो यहाँ पे 2 हो गया, और ऑक्सीजन हो गया 4, तो यहाँ पे 2 हो गया। हो गया, तो ये बैलेंस्ड है। अब यस सर। बताओ। तो यही जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन का जो एंथैल्पी चेंज होगा डेल्टा एच, जो इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज होगा, इसी रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज को हम लोग डेल्टा एच ऑफ कंबशन बोलते हैं। समझ में आया? क्योंकि ये एक्चुअली, ये जो इक्वेशन है, ये एक्चुअली कंबशन ऑफ मीथेन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का जो भी एंथैल्पी चेंज हो रहा होगा इस रिएक्शन में, उसी एंथैल्पी चेंज को हम लोग एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोल देंगे। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली ये डेटा हमारे पास है, यहाँ पे -890 किलो जूल पर मोल आता है डेल्टा एच। ठीक है, तो यहाँ देखो ये माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस का एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो होता है ये एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि एनर्जी हमेशा रिलीज होगा इस प्रोसेस में। एनर्जी रिलीज होगा तो जो तुम्हारा चेंज इन एंथैल्पी आएगा डेल्टा एच, वो नेगेटिव आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। बात समझ में आया? ठीक है, सर ये -890 किलो जूल मीथेन के लिए या फिर सबके लिए? सबके लिए नहीं, सबका तो अलग अलग होगा ना, ये तो मीथेन के लिए। ठीक है, यस सर। हर एक सब्सटेंस का एंथैल्पी ऑफ कंबशन डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये मीथेन के लिए था। इसी तरह अलग सब्सटेंस इथेन लोगे तो उसका एंथैल्पी अलग होगा कंबशन का, ब्यूटेन लोगे उसका डिफरेंट होगा। ठीक है, जब हम लोग एंथैल्पी ऑफ कंबशन, जैसे मान लो एक रिएक्शन हमको दिया है, ठीक है, क्वेश्चन है ये इस टाइप का, यस। C6H14। हाँ बोलो, बोलो बोलो। हेलो, कोई बोल रहा है क्या कुछ? पूछना है किसी को कुछ, बताओ। आदित्य, हेलो, यस सर। पूछ रहे थे क्या कुछ? नहीं सर, किसी का माइक अनम्यूट हो गया था। चलो ठीक है, तो ये हो गया एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो गया। अब इसके बाद इसमें देखोगे ना, एक टर्म आता है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू सुने हो तुम लोग? इसको पहले बाद में डिस्कस करते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू सुने हो या नहीं? सर कैलोरीज में जो वैल्यू मेजर करते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू जरूरी नहीं है वो कैलोरीज में ही हो, वो जूल में भी हो सकता है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है ना, कि किसी भी सब्सटेंस को हम लोग, या फ्यूल के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं, कोई फ्यूल जो है कितना अच्छा है। किसी भी फ्यूल को अच्छा फ्यूल कब बोलेंगे, जब उसका कम अमाउंट कंज्यूम होके अगर वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तभी तो वो अच्छा फ्यूल होगा। समझ रहे हो? अगर कम अमाउंट उसका, जितना कम से कम वो कंज्यूम हो और जितना ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करे, तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू अच्छा होगा, वो अच्छा फ्यूल होगा। तो कैलोरीफिक वैल्यू के हेल्प से हम लोग ये आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा अच्छा फ्यूल है या कौन सा उतना अच्छा फ्यूल नहीं है।
तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय 1 ग्राम ऑफ ए फ्यूल। तो किसी भी फ्यूल का अगर हम लोग 1 ग्राम बर्न करें, किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम बर्न करने पे कितना एनर्जी रिलीज होगा, उसी एनर्जी को हम लोग बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। तो देखो, हम लोग जो डेल्टा एच कंबशन जो आता है, ये डेल्टा एच कंबशन जो आता है किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के लिए होता है या नहीं? डेल्टा एच कंबशन का जो वैल्यू आता है हमारा, वो 1 मोल के लिए ही डिफाइंड है ना, किसी भी सब्सटेंस के। यस सर। तो वो 1 मोल अगर वो सब्सटेंस का लेंगे तो उस समय जो एनर्जी रिलीज हो रहा होगा उसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलते हैं। तो अगर हमको 1 ग्राम का चाहिए तो 1 ग्राम का कैसे निकालेंगे हम लोग? तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या आ जाएगा? कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी सब्सटेंस का अगर हमको ग्राम में चाहिए, जूल पर ग्राम में चाहिए, तो इसका मतलब क्या करना होगा, ये जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन आ रहा है इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे? उस सब्सटेंस के मोलर मोलर मास मास से से। तो उस सब्सटेंस के मोलर मास से डिवाइड कर दिए, तो अब यहाँ जो एनर्जी आएगा वो हमारा जूल पर ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी जूल पर ग्राम, किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम बर्न करने पे कितना एनर्जी रिलीज होगा, उसी को कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू का एप्लीकेशन कहाँ होता है? तो कैलोरीफिक वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे और उसमें देखेंगे कि अगर किसी भी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू हाई है तो मतलब वो बेटर फ्यूल है। ठीक है, तो ये कौन सा अच्छा फ्यूल है हमको डिसाइड करने में हेल्प करता है कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया, जैसे ये दिया हुआ है कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है ये C4H10, ठीक है, ब्यूटेन है ये, इसका -3000 किलो जूल पर मोल है। तुमको पूछा गया है इसका फाइंड आउट करो कैलोरीफिक वैल्यू कितना होगा, बताओ तो। एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया गया है, कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है। सर -3/58। -3/58? किलो जूल में ही बताओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। ये क्या आ जाएगा? -50 माइनस, एक्चुअली वो माइनस 1.7। सिग्निफाई कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है। कैलोरीफिक वैल्यू तुम मॉड ले लो वहां पे, ठीक है। तो हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, 3000 किलो जूल है और ये 1 मोल का है। तो कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग 1 ग्राम के लिए डिफाइन करते हैं, तो इसका मोलर मास कितना है? 58 ग्राम होगा ना C4H10 का, बोलो। यस सर। तो इसको डिवाइड करोगे ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 3000/58, जो भी आएगा 51.7। 51.7 के आसपास आएगा, 51.72। तो ये तुम्हारा आ जाएगा किलो जूल पर ग्राम में। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू हो गया इसका, कि मतलब अगर हम लोग ब्यूटेन का 1 ग्राम बर्न करेंगे तो 1 ग्राम बर्न करने पे कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है यहाँ पे? 51.72 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। बात समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चलो, तो ये हुआ कैलोरीफिक वैल्यू का। तो कैलोरीफिक वैल्यू का एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे देखो, अगर हमको इस टाइप का इक्वेशन दिया है, C6H14 गैस, और ये चेंज हो रहा है C4H8, ठीक है, और प्लस C2H6 में। ठीक है, ये इस टाइप का इक्वेशन दिया गया है।
अब हमसे ये पूछा गया है कि इसका हमको एंथैल्पी चेंज निकालना है इस रिएक्शन का। तो एंथैल्पी चेंज रिएक्शन का निकालते हैं, तो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं? तो इसका एक फॉर्मूला ऑलरेडी तुमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में बता चुके हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में क्या बताएं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यही लिखते थे हम लोग, याद है? यस सर। तो अगर हमको इस रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना है, एंथैल्पी चेंज कितना हो रहा है, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? इन सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू पता होगा तो हम लोग इसमें इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और यहाँ से हीट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। लेकिन अगर मान लो हमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं देके क्वेश्चन में एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया गया है, सभी का एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमको दिया गया है, ठीक है, जितना भी सब्सटेंस और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है यहाँ पे, उन सब का हमको एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया गया है। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन का अगर डेटा दिया रहेगा तो फिर उसको यूज करके हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो यहाँ पे आ जाएगा समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक चेंज हो जाता है यहाँ पे, पहले अब रिएक्टेंट्स आ जाएगा माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। ये ध्यान रखना बस, ठीक है। तो जब हम लोग एंथैल्पी या हीट चेंज ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ किसमें? एंथैल्पी ऑफ कंबशन के टर्म में अगर फाइंड आउट करोगे तो फिर यहाँ पे रिएक्टेंट्स पहले आएगा, समेशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स करते हैं। लेकिन अगर हमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में दिया हुआ है डेटा, अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का दिया है और हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो हम लोग समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट करते हैं। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? बताओ, ये बात क्लियर है ना? ये ध्यान रखना है कि डेटा हमको किस चीज का दिया गया है क्वेश्चन में, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का दिया है या एंथैल्पी ऑफ कंबशन का दिया है? बात समझ रहे हो? यस सर। हेलो, ठीक है, तो इसको नोट करके लिख लेना अच्छे से, क्योंकि इसको अभी हम लोग यूज करेंगे जब हेस लॉ पढ़ेंगे, तो अभी देखेंगे कैसे इसका क्वेश्चंस बनेगा। इसको लिखो पहले फटाफट, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लिए? हेलो, हेलो, लिख लिए हो तुम लोग? यस सर, लिख लिया। चलो, अब इसमें हम लोग जाते हैं इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी देख लिया, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन। हेस लॉ तुम लोग पढ़े हो, एनसीईआरटी में देखे हो हेस लॉ? हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन, ठीक है। इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल जरूर आएगा सॉल्व करने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन सिंपल सा चीज है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। ये क्या बोलता है कि जैसे मान लो कि किसी, जैसे ए से हमको डायरेक्टली सी बनाना है, ठीक है, ए से प्रोडक्ट सी बनाना है, तो ए से सी बनाने का
दो तरीका हम लोग कर सकते हैं इसमें। एक इंटरमीडिएट जैसे बी बन रहा है, ए से पहले बी बन रहा है और बी से फिर सी में कन्वर्जन हो रहा है, ये इस टाइप का केस है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, जो एंथैल्पी चेंज ए से सी का जो डायरेक्ट एंथैल्पी चेंज आएगा, ठीक है, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या इसको एंथैल्पी 1 मान लेते हैं। बात समझ रहे हो? ये जो ए से सी है इसका डायरेक्ट एंथैल्पी चेंज हम लोग इसका एज्यूम करते हैं, इसको मान लो एंथैल्पी, ठीक है। और ये ए से सी जाने का क्या है, ये डायरेक्ट ए से सी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ए से पहले बी बन रहा है और बी से फिर सी बन रहा है। तो यहाँ से ए से बी बनने का जो एंथैल्पी चेंज है ये डेल्टा एच डैश है, ठीक है। और फिर बी से जो सी बन रहा है, बी से सी बनने का एंथैल्पी चेंज जो है हम लोग डेल्टा एच डबल डैश एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोलने का मतलब क्या हुआ कि जो ए से बी का जो एंथैल्पी चेंज होगा और बी से सी का जो एंथैल्पी चेंज होगा, तो इन दोनों रिएक्शन को मिला के इन दोनों को जब ऐड करोगे ना, तो इन दोनों रिएक्शन को, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं और ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इन दो इक्वेशन को अगर ऐड किए हो तो इन दो इक्वेशन को ऐड करने से क्या मिलेगा हमको, ए टू सी डायरेक्ट मिलेगा। बोलो, अगर 1 और 2 का ऐड करोगे तो डायरेक्ट हमको क्या मिल गया, ए से सी मिल गया जो हमको चाहिए था। बताओ, हेलो। यस सर। तो यहाँ पे ए से सी का एंथैल्पी चेंज अगर दो रिएक्शन को ऐड करते हैं ना, तो उनका समेशन ऑफ एंथैल्पीज भी हो जाता है, ठीक है। उस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है उसका एंथैल्पी चेंज भी उस सम हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच अगर हमसे पूछा गया है, ठीक है, इस रिएक्शन का डेल्टा चेंज क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एच डैश प्लस डेल्टा एच डबल डैश, ठीक है। इन दोनों का ये सम हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब भी किसी रिएक्शन को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, तो उनका एंथैल्पीज भी क्या हो जाता है, उनका एडिशन हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन। इसको हम लोग डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, इसको एग्जांपल में लिख लेना। डेफिनेशन इसका ऐसे लिख सकते हैं, इसमें देखोगे डेफिनेशन दिया हुआ रहेगा बुक में, इफ ए रिएक्शन takes place in several steps, then its standard reaction enthalpy लिख लो, ऑफ द इंटरमीडिएट रिएक्शंस, ठीक है, जो बीच वाला रिएक्शंस होगा, देन इट स्टैंड, अच्छा यहाँ पे कुछ छूट गया, ठीक है। इफ ए रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप्स देन इट स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी इज द सम ऑफ, ऐसे लिख लेना, स्टैंडर्ड रिएक्शन, ठीक है, एंथैल्पी इज द sum of the standard enthalpies of the intermediate reactions। ठीक है, तो ये बोलने का मतलब हुआ कि अगर
किसी भी रिएक्शन को हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचाना है, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए वो डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं हो रहा है, उसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं। तो जो हमारा डायरेक्ट रिएक्शन होगा, जो हमारा रिक्वायर्ड रिएक्शन है, उसका अगर हमको एंथैल्पी निकालना है, एंथैल्पी चेंज निकालना है, तो उसका एंथैल्पी चेंज किसके बराबर हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एंथैल्पीज, सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ द इंटरमीडिएट रिएक्शंस। तो जितने भी बीच में इंटरमीडिएट रिएक्शंस बनेंगे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने के लिए, जितने भी इंटरमीडिएट रिएक्शंस आएंगे, जो मेन हमारा रिएक्शन है उस मेन रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट रिएक्शंस। बात समझ में आया? जैसे यहाँ से देखो, ए से सी हमारा डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं हो रहा था, ए से सी जाने के लिए दो स्टेप इन्वॉल्व था। पहले ए से बी बन रहा था, फिर बी से सी बन रहा था। तो अगर हमको ए से सी का एंथैल्पी चेंज निकालना है इस रिएक्शन का, तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज किसके इक्वल हो गया? ये पहले वाले रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज प्लस दूसरे वाले रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज, तो इन दोनों का सम, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं, तो इन दोनों का सम जो आएगा एंथैल्पी चेंज का, दैट विल बी इक्वल टू एंथैल्पी चेंज ऑफ द मेन रिएक्शन। बात समझ में आया? हेलो, ये चीज समझ आया कि नहीं? यस सर। तो इसको हम लोग बोलते हैं हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन। आवाज आ रहा है यानी तुम लोगों को? हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। यस सर। चलो, तो अब हम कुछ कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं तुमको, ठीक है? क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसको सॉल्व करना है तुम लोगों को। पहले लिख लो इसको, फिर क्वेश्चन करते हैं। हेस लॉ से क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है? क्वेश्चंस बहुत आसान आसान है, पहले लिखो इसको। लिख लिए? हेलो, लिख लिए हो? यस और नो? यस सर, हो गया। चलो, हेलो, हेलो, हेलो। यस सर। एक सेकंड रुकना, थोड़ी देर रुको, कुछ इसको करने दो। मिली होस्ट शिफ्ट करो। मिली, आवाज है? हेलो, मिली, होस्ट शिफ्ट करो। छोड़ो, रहने दो। चलो, स्क्रीन दिख रहा है ना तुम लोगों को? बाकी लोग जो हो बताओ। यस सर। चलो, अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखो हेस लॉ के क्वेश्चंस कैसे करने हैं।
ठीक है, चलो सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं एक हम लोग। क्वेश्चन है कि तुमको फाइंड करना है, फाइंड द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और ये रिएक्शन हमको दिया गया है C2H6 प्लस 7/2O2 और ये 2CO2 प्लस 3H2O। ठीक है, ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन एक्चुअली है। C2H6 प्लस 7, ये किसका है? इसका C2H6 का कंबशन इक्वेशन ये दिया गया है ऐसा। तो इसका हमको डेल्टा H फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन में हमको दिया गया है इफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6। ठीक है, क्वेश्चन में हमको इस तरह से दिया गया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है। किसका किसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है हमको? C2H6 का, ठीक है, CO2 का और H2O का। तो C2H6 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है -20 किलो कैलोरी, CO2 का है -90 किलो कैलोरी और H2O का है -70 किलो कैलोरी। ठीक है, ये हमको दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है हमको, वो उस रिएक्शन का, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसका हमको एंथैल्पी चेंज निकालना है। तो देखो एक क्वेश्चन पहले हम बताते हैं, फिर तुम लोग करना। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? हेलो, यस सर, दिख रहा है। चलो देखो इसको हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं। इसका एक लंबा तरीका भी है, ठीक है, एक शॉर्टकट भी है, लेकिन हम बताएंगे कब यूज करना है कब नहीं यूज करना है। तो अभी हम लोग जो प्रॉपर मेथड है इस लॉ का, उसके अकॉर्डिंग जाते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ये 3 इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, ये तीनों इंफॉर्मेशन यूज करके हमको ये रिक्वायर्ड इक्वेशन तक पहुंचना है। तो ये जो 3 इंफॉर्मेशन हमको दिया गया है, ये तीनों सब्सटेंसेस का हमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है। तो अगर इसका हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन लिख लें तो उसको हम लोग आसानी से उन तीनों इक्वेशन को यूज करके रिक्वायर्ड इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो देखो अब पहला वाला जो है C2H6, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसका दिया हुआ है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग? कार्बन सॉलिड प्लस H2 गैस, यही तो बनाएगा C2H6 गैस, होगा ना? C2H6 जो भी हमारा सब्सटेंस बनेगा, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लोग किसको बोलते हैं? उस सब्सटेंस का 1 मोल बनना चाहिए जो हम लोग सब्सटेंस यूज किए हैं, जो उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उसके सब्सटेंसेस का कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनना चाहिए 1 मोल। और वो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स अपने न्यूट्रल स्टेट में होना चाहिए, अपने नेचुरल स्टेट में होना चाहिए। यही होता है ना? हेलो, अब इसको बैलेंस कर लो। देखो ये 2 कार्बन हो गया यहाँ पे और 3 हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे, तो बैलेंस हो गया। बताओ, यही है हमारा पहला इक्वेशन। और इस इक्वेशन का जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर आएगा C2H6 का। तो यहाँ पे डेल्टा H1 हो गया -20 किलो कैलोरी। समझ में आ रहा है? हेलो, हेलो। यस सर। तो ये पहला इक्वेशन है। इसी तरह हम लोग दूसरा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 का दिया गया है, तो CO2 को कैसे लिख सकते हैं? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इक्वेशन कैसे आएगा? कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, ऐसे ही फॉर्म होगा ना, और ये CO2 गैस बनाएगा। ये C2H6 गैस है, ये CO2 गैस है। तो इस इक्वेशन का जो एंथैल्पी चेंज होगा, ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, तो -90 किलो कैलोरी। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। तीसरा इक्वेशन है, हमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H2O का दिया गया है। तो H2O का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन कैसे आ जाएगा? H2O लिक्विड है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे ये H2 गैस और प्लस हाफ O2 गैस, तो ये होना चाहिए हमारा। और इस इक्वेशन का जो एंथैल्पी चेंज होगा वो दिया गया है -70 किलो कैलोरी।
ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये 3 इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। इन 3 इक्वेशन को ऐड करके ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन तक पहुंचना है। बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? ये 3 इक्वेशन अवेलेबल है मेरे पास और इन तीनों इक्वेशन को यूज करके हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन लाना है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन वो ऊपर लिखा हुआ है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो बताओ इन तीनों इक्वेशन को कैसे मैनिपुलेट करोगे जो हमको ऊपर वाला रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो तुम इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो, वो तुमको खुद करना है। बताओ क्या करना होगा, क्या ऑपरेशन अगर करेंगे हम लोग तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। बताओ। क्या करना चाहिए रिक्वायर्ड इक्वेशन लाने के लिए? बोलो, आवाज आ रहा है? हेलो, हेलो, हेलो। हेलो, रिस्पॉन्ड करोगे कोई भी? आदित्य, हेलो। यस सर। कुछ पूछ रहे हैं हम, वो 3 इक्वेशन तुम लोग को दिख रहा है? दिख रहा है या नहीं? यस सर। और रिक्वायर्ड इक्वेशन भी दिख रहा है। तो उन तीनों इक्वेशन को कैसे मैनिपुलेट करेंगे हम लोग जो रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा? क्या करना होगा? ऐड, सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे हम लोग? देखो, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारा ये है और हमको ये 3 इक्वेशन है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन में देखो हमको प्रोडक्ट साइड में 2CO2 चाहिए और 3H2O चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देना, CO2 तो इधर है, H2O भी इधर है, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं है। तो CO2 हमको 2 चाहिए, तो 2 चाहिए, तो इस पूरे इक्वेशन को हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से करना होगा। और H2O हमको 3 चाहिए, तो इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से करना होगा। बताओ। यस सर। अब अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए कि ये दोनों हमारा एक ही इक्वेशन में आना चाहिए, CO2 भी, H2O भी। तो ये 2 CO2 और 3 H2O तो आ गया। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड कर दिए तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 को हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस उसमें इक्वेशन 3 इंटू 3 टाइम्स कर दिए, क्योंकि इक्वेशन 2 को हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किए हैं, इक्वेशन 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए हैं, और इन दोनों को फिर ऐड कर दिए हम लोग। तो ये ऐड हो गया, तो CO2 प्लस H2O तो आ गया। लेकिन हमारा देखो रिएक्टेंट साइड में क्या आना चाहिए? C2H6 आना चाहिए। लेकिन C2H6 जो है ये पहला वाला जो इक्वेशन में है, ये प्रोडक्ट साइड में है। प्रोडक्ट साइड में हम, लेकिन हमको चाहिए रिएक्टेंट साइड में। तो क्या करना होगा? पहले वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा हमको, इसमें करना होगा या नहीं? हेलो। यस सर। तो अब ये ऑपरेशन परफॉर्म करो और देखो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल रहा है या नहीं हमको। ये पूरा रिक्वायर्ड इक्वेशन जैसे लिखा हुआ है वैसे मिल रहा है कि नहीं। ये पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करो इन तीनों को यूज करके और देखो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ रहा है या नहीं। कंपेयर करके बताओ जल्दी तुम लोग। आ रहा है? मिल गया रिक्वायर्ड इक्वेशन हमको?
हेलो, रिक्वायर्ड इक्वेशन आया या नहीं? यस सर, आ गया। आ गया। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गया। तो अब रिक्वायर्ड इक्वेशन का एंथैल्पी जो होगा वो रिक्वायर्ड इक्वेशन का कैसे आ जाएगा? तो जैसे हम लोग मैनिपुलेशन इसके इक्वेशंस में कर रहे हैं, उसका एंथैल्पी भी वैसे ही मैनिपुलेट होगा। तो 2 टाइम्स हम लोग एंथैल्पी सेकंड वाले इक्वेशन का, प्लस 3 टाइम्स इनटू एंथैल्पी ऑफ थर्ड वाला इक्वेशन, और माइनस एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट वाला इक्वेशन। यही करना होगा हमको। तो देखो, एंथैल्पी 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ H2 कितना दिया गया है? -90, प्लस 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ H3 ये कितना दिया हुआ है? -70, और माइनस, और एंथैल्पी H1 का कितना दिया हुआ है? -20। तो ये देखो फाइनली कैलकुलेट करो, ये हो गया -180, -210, और +20। तो ये कितना आ जाएगा बताओ तो? -370। -370। तो ये हो गया -370। तो -370 ये किलो कैलोरी। तो उस जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमको दिया गया था, उस रिक्वायर्ड इक्वेशन का ये एंथैल्पी चेंज हो गया। समझ में आया कैसे किया हम लोग? प्रोसेस क्लियर है? हेलो, हेलो, एक बार देख लो अच्छे से, समझ आया या नहीं ये प्रोसेस? सब लोग से पूछ रहे हैं, बताओ। हेलो, आदित्य, तुम लोग रेस्पॉन्ड क्यों नहीं करते? आवाज नहीं जाता है क्या? सर थोड़ा हाँ, 1 2 और 3 इक्वेशन जो कहाँ से आया वो समझ में नहीं आया। 1 2 और 3 क्वेश्चन कहाँ से आया? ये डेटा किस चीज का दिया? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तुम लोग को नहीं बताए हैं? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे कैसे लिखते हैं हम लोग? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल फॉर्म करना है उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन तो बताए थे ना लास्ट क्लास में? बताए थे या नहीं? यस सर, बताए थे। तो ये देखो, जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C2H6 का लिखना है हमको, तो C2H6 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? C2H6 में कौन कौन सा एलिमेंट है? कार्बन और हाइड्रोजन है, उससे मिलके बना हुआ है। तो C2H6 का 1 मोल फॉर्म करने के लिए कार्बन जो है ये नेचुरल स्टेट में सॉलिड के फॉर्म में रहता है, हाइड्रोजन नेचुरल स्टेट में H2 गैस के फॉर्म में रहता है। तो अब इसको बैलेंस कर लो, यही इसका इक्वेशन हो गया। उसी तरह CO2 है, तो CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, H2O का हाइड्रोजन गैस प्लस O2 गैस। ऐसे ही तो लिखेंगे। यस सर। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, इसको एक इतना लिखने का जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। डायरेक्टली करने का तरीका ये है कि अगर हमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का ही डेटा दिया गया है, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में देखोगे, इस क्वेश्चन में पूरा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का ही डेटा दिया गया है हमको, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबका। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे ये यूज कर सकते थे कि डायरेक्टली एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो ये फॉर्मूला तुम लोग को बताए थे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, समेशन करते हैं हम लोग। तो देखोगे यहाँ पे प्रोडक्ट जो है हमारा ये क्या है? CO2 और H2O, इन सबका हमको पता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो प्रोडक्ट के आगे वहां 2 लगा हुआ है, CO2 के आगे 2 है, तो 2 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 3 टाइम्स
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस, इधर देखो C2H6 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, रिएक्टेंट है तो ये 1 टाइम्स ही होगा, तो माइनस 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 और फिर माइनस ये क्या है 7/2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, तो माइनस 7/2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कितना दिया गया हमको, -90, तो 2 इंटू -90 प्लस 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O कितना है, -70 है, 3 इंटू -70 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 कितना है, -20 है, तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा +20। अब देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 कितना होगा, ये 0 हो जाएगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन O2 का 0 होगा या नहीं? यस सर। तो वो अपने नेचुरल स्टेट में है, और नेचुरल स्टेट में किसी भी सब्सटेंस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये 0 होता है, ये 0 हो गया। देखो अब ये -180 -210 और +20 यही आ जाएगा किलो कैलोरी। इसी को सॉल्व करोगे ये क्या आ जाएगा, -370 आ गया, आया या नहीं? जो आंसर ऊपर आया था वही तो सेम चीज आया या डिफरेंट आया, बताओ। सेम आ गया ना? यस सर। चलो, तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग तब अप्लाई करेंगे, ये शॉर्टकट का यूज तब करोगे जब सारा डेटा जो दिया गया है ना वो एक ही तरीका का डेटा है। मतलब अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी का अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है तो सभी का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक सब्सटेंस का एंथैल्पी फॉर्मेशन का दे दिया, दूसरे का कंबशन का दे दिया, तीसरे में फॉर्मेशन दे दिया, तो फिर हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट वाला मेथड। फिर हमको इक्वेशन लिख के ही करना होगा ऐसे। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख चुके हो पहले, इसको एक और क्वेश्चन देते हैं तुम लोगों को, लिख लिया हो? यस सर। चलो, अगर लिख लिया हो तो एक क्वेश्चन और देते हैं तुम लोगों को। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग खुद बनाओगे, इक्वेशन लिख के, पूरा इक्वेशन लिख के तुम लोगों को करना है। उसके बाद डायरेक्ट भी यूज करोगे, दोनों तरीके से तुम लोग बनाओ इस क्वेश्चन को। फाइंड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलिन। ठीक है, एसिटाइलिन मतलब C2H2, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का जो हमारा इक्वेशन होगा इसका क्या होगा, कार्बन सॉलिड प्लस H2 गैस। ठीक है, और ये बनाएगा C2H2, एसिटाइलिन गैस बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, इसका हमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। और हमको दिया गया है इफ द, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया गया हमको। कंबशन एंथैल्पी किसका किसका दिया हुआ है, कार्बन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन, हाइड्रोजन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन, और C2H2 का एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया गया है। ये कितना दिया गया, कार्बन का है -400 किलो जूल, हाइड्रोजन का है -300 किलो जूल, एंड C2H2 का है -1300 किलो जूल। ये डेटा हमको दिया है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, ये डेल्टा H कंबशन का दिया गया हमको। बात समझ रहे हो? इन तीनों एलिमेंट्स के या तो इन तीनों कंपाउंड्स का एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमको दिया गया है और हमको फाइंड करना, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब इस रिक्वायर्ड इक्वेशन का हमको एंथैल्पी निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है? तो अब ये जो डेटा दिया गया है ना, इस डेटा के हेल्प से तुमको 3 इक्वेशन लिखना होगा। इन तीनों का 3 इक्वेशन लिखोगे और उन तीनों इक्वेशन को कैसे यूज करके हम रिक्वायर्ड इक्वेशन तक पहुंचेंगे वो करना है तुम लोगों को। बात समझ गए क्या करना है? हेलो हेलो। यस सर। इन 3 इक्वेशन, तीनों का कंबशन इक्वेशन, क्योंकि कंबशन का डेटा दिया है तो तीनों का कंबशन इक्वेशन लिखोगे। और कंबशन इक्वेशन लिखने के बाद
तुमको उन तीनों इक्वेशन को यूज करके रिक्वायर्ड इक्वेशन तक पहुंचना है। ठीक है, तो करो, तो ट्राई करो एक बार। देखते हैं कितने लोग कर पाते हो। दिख रहा है क्वेश्चन सबको? हेलो? यस सर। चलो करो, 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ट्राई करो। हेलो? अरे सुनिए, हो गया क्लास? पागल, परसों हम बोलेंगे हम घर जा रहे हैं, हम आएंगे। आइए ना आप लोग, आइए ना, रूम पे आइए। अरे रूम रूम अरे सुनिए तो यार, रूम पे आइए, 5 मिनट में मेरा क्लास खत्म होगा, रूम पे पहुंचिए। अरे यार आप क्यों ऐसे करते हैं भाई, हम तेल डलवा देंगे आपका। आप मेरे रूम आइए ना, 10 मिनट में क्लास खत्म कर रहे हैं। आप अभी टाइम देख लीजिए और कितने बजे तक पहुंचिएगा वो बताइए। 5 बजे रूम पे पहुंच जाइएगा। हाँ ठीक है, चलिए आइए। ठीक ठीक। हेलो? हेलो? अरे कोई बनाए हो? आदित्य? हेलो? यस सर। बना किसी का? इक्वेशन लिखे कि नहीं पहले तुम लोग? इक्वेशन लिख पाए हो, हाँ या नहीं? नहीं तो बताना होगा। अरे बोलो तो एटलीस्ट। हेलो? किसका किसका? वाह, इक्वेशन ही नहीं लिख पा रहे हो तो क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करोगे तुम लोग यार? अरे यहाँ कंबशन दिया हुआ है, इन सबका कंबशन का इक्वेशन दिया हुआ है, कंबशन का भी इक्वेशन तुम लोग नहीं लिख पा रहे हो। कार्बन का कंबशन कराएंगे यार ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में, ये क्या बनाएगा? CO2 गैस यही तो बनाता है, यही तो हो गया इसका कंबशन का इक्वेशन। और इसका डेल्टा H1 जो दिया गया है ये -400 किलो जूल दिया गया है। उसके बाद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कंबशन इक्वेशन कैसा होगा? हाइड्रोजन को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो ये क्या बनाएगा? H2 + O2 मिलकर ये H2O गैस, यही तो बनाएगा ना। या H2O लिक्विड यहाँ पे ऐसे लिख लो, और ये यहाँ क्या करना होगा? हाफ करना होगा हमको। तो ये डेल्टा H2 इसका कितना दिया हुआ? -300 किलो जूल। C2H2 है तीसरा, तो इसका हम लोग कंबशन करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये क्या बनाएगा? CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। अब यहाँ पे देख लो, बैलेंस करो, यहाँ पे बैलेंस करोगे ये 2CO2 आ जाएगा,
और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 4 और ये 5, तो ये 5/2। तो देख लो इसका डेल्टा H3 हमको दिया गया है -1300 किलो जूल। यही होगा ना कंबशन इक्वेशन, या कुछ और लिख रहे हैं हम? बताओ। इसी को बोलते हैं ना कंबशन। हेलो। यस और जिस सब्सटेंस का कंबशन होना है उसका हमेशा मोल्स 1 ही होना चाहिए, ये तुम लोग को बार बार बता चुके हैं, क्योंकि 1 मोल के लिए डिफाइन होता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो ये 1 है। इन सभी सब्सटेंस का कंबशन लिखना था, तो ये तीन इक्वेशन तुम लोग नहीं लिख पा रहे थे। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है। ऐसा क्या लिख दिया हम जो नहीं बताए हैं? बताओ। चलो अब ये इक्वेशन हम मेरे पास है, ये 3 इक्वेशंस हैं। तुमको रिक्वायर्ड इक्वेशन भी दिख रहा है। अब ये बताओ इन तीनों इक्वेशन को यूज करके रिक्वायर्ड इक्वेशन तक कैसे पहुंचेंगे? अब ये भी नहीं कर पाओगे तो फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता है तुम लोगों के साथ। बताओ। रिक्वायर्ड इक्वेशन तक पहुंचना है हमको, ये 3 इक्वेशन यूज करना है, क्या करेंगे बताओ? कैसे करना होगा? हो गया? ये चीज हुआ तुम लोगों से? हेलो। हेलो। Sir, 2 of equation 1 plus equation 2 minus equation 3. इक्वेशन 2 को 1 को हम लोग 2 टाइम्स कर दिए, इसको 1 टाइम्स, इन दोनों को ऐड करो और इक्वेशन 1 को ये सब्ट्रैक्ट करो, यही इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करो। यही कर रहे हो? देखो यहाँ पे लिख रहे हैं Yes, sir. 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 और माइनस इक्वेशन 3। बोलो। यही जब मैनिपुलेशन करोगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा हमको। सबका आ रहा है ऐसे ही? अब देखो, अब जो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन का एंथैल्पी चेंज है ये क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 और माइनस डेल्टा H3। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 2 टाइम्स डेल्टा H1 कितना है? -400। डेल्टा H2 कितना है? -300। डेल्टा H3 कितना है? माइनस इंटू माइनस हो जाएगा ना, तो चलो ऐसे लिख देते हैं, माइनस इंटू -1300। तो ये देखो कितना आ जाएगा तुम्हारा, -800 -300 और +1300। कितना आ गया आंसर? बताओ। 200 kilojoule. आंसर कितना हो गया? 200 किलो जूल। तो ये इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज हो गया उस रिएक्शन का। ठीक है, ये तो हुआ हमारा जो डेटा दिया था उसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके ऐसे किए। एक डायरेक्ट भी तुम लोग को फॉर्मूला बताए हैं। यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया गया है, मतलब जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उन सभी का एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया गया है।
तो यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कंबशन के टर्म में जब डेटा दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन, यहाँ पे पहले रिएक्टेंट का लिखते हैं, ये तुम लोग को बताया है फॉर्मूला में। पहले रिएक्टेंट का एंथैल्पी ऑफ कंबशन आएगा माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ये बताए हैं या नहीं, देख लो। ठीक है। Yes, sir. तो अब इस इक्वेशन में देखना हमारा, ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन रिएक्टेंट का, तो कार्बन है हमारा रिएक्टेंट, तो कार्बन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन तो 2 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, ये आ जाएगा, प्लस 1 टाइम एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, और माइनस 1 टाइम एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H2। ठीक है। तो अब देखो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन कितना दिया गया है हमारा, -400। ठीक है, 2 इंटू -400 प्लस 1 इंटू -300 माइनस 1 इंटू -1300। ये देखो, सॉल्व करो इसको, कितना कुछ डिफरेंट आएगा क्या या सेम आ रहा है? Same are. तो ये आ जाएगा तुम्हारा 200 किलो जूल। सेम आ रहा है आंसर दोनों से, बताओ। Yes, sir. तो ये देखो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग तभी यूज करेंगे जब हमको ये जो डेटा दिया रहेगा ना, ये डेटा या तो सभी का हमको एंथैल्पी ऑफ कंबशन ही दिया रहे या सभी का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही दिया रहे। ठीक है, तभी हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर मान लो किसी एक रिएक्टेंट का हमको एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे दिया और किसी दूसरे रिएक्टेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे दिया, तो फिर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमको ऐसे इक्वेशन लिखना ही होगा, उसके बाद ही हम लोग उसको ट्राई करेंगे। ठीक है, तो एक वैसा भी क्वेश्चन तुम लोग को देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ लिख लिया हो ना, दिख रहा है अभी क्वेश्चन? हेलो, Yes, sir. चलो ये क्वेश्चन तुम लोग से हो जाना चाहिए। फाइंड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का हमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, C2H5OH, ये सब्सटेंस है इथेनॉल। तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, कार्बन सॉलिड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और ये बनाएगा हमको C2H5OH, ये लिक्विड। ठीक है, बैलेंस कर लो, यहाँ पे कार्बन 2 होना चाहिए, हाइड्रोजन 3 होना चाहिए और ऑक्सीजन हाफ होना चाहिए। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसका हमको एंथैल्पी चेंज निकालना है इस रिएक्शन का, समझ रहे हो? और हमको इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है, डेल्टा H फॉर्मेशन दिया हुआ है H2O का -250 किलो जूल, डेल्टा H फॉर्मेशन दिया गया है CO2 का -400 किलो जूल, और डेल्टा H कंबशन दिया गया है C2H5OH का, ये है -100 किलो जूल। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जितने भी इन्वॉल्व है सबका सेम डेटा नहीं दिया गया है। दो सब्सटेंसेस का देखोगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है और एक सब्सटेंस का एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। जो ऊपर एक दो मेथड बता रहे थे ना तुम लोग को, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा इक्वेशन लिख के, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज नहीं कर पाएंगे, ये लिमिटेशन है। क्योंकि यहाँ पे हमको सिमिलर डेटा सबके लिए अवेलेबल नहीं है, किसी का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, किसी का एंथैल्पी ऑफ कंबशन है। तो यहाँ पे हमको इक्वेशंस लिख के ही करना होगा। तो 3 इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस लिखो और उस तीनों इक्वेशन से रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग वो फाइंड आउट करना है। बात समझ में आया? क्या बोल रहे हैं? हेलो, क्लियर है या Yes, नहीं? sir. चलो ट्राई करो तो तुम लोग फटाफट इसको करना, ये हो जाना चाहिए सबसे। तो ये जो डेटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस लिखो, उसके बाद फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन तक पहुंचना है।
इक्वेशन लिखे कोई भी? आदित्य, हेलो। आदित्य, आदित्य, क्वेश्चन लिख लियो तुम लोग? हाँ या नहीं, बताओ जल्दी से। हेलो, कोई भी लिख पाए हो इक्वेशन? देखो पहला वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H2O का दिया गया, तो H2 गैस प्लस O2 गैस, यही मिलकर H2O बनाएगा ना। तो इसका 1 मोल बनना चाहिए, तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा बैलेंस करेंगे तो। और इसका डेल्टा H1 जो दिया गया है ये हमको -250 दिया गया है किलो जूल। इक्वेशन 2 हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया है, तो कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, तो ये मिलके हमारा CO2 गैस बनाएगा। और इसका डेल्टा H2 ये दिया गया है हमको -400 किलो जूल। और इक्वेशन 3 ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन अब दिया गया C2H5OH का, तो C2H5OH का अगर कंबशन करोगे, ठीक है, तो ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, वही CO2 प्लस H2O। ठीक है, H2O लिक्विड। तो यहाँ पे देखो बैलेंस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे हमको 3 देना होगा, 6 हो गया, और इधर ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, 3 देना होगा शायद, 3 × 6 + 1 7। ठीक है, ये 3 इक्वेशंस आ गए, और इसका डेल्टा H3 जो दिया गया है ये हमारा -100 किलो जूल है। बात समझ में आ रहा है सबको? यही 3 इक्वेशंस होंगे। हेलो आदित्य, बताओ। यस सर। अब ये 3 इक्वेशंस आए, अब इन तीनों इक्वेशन को यूज करके हमारा ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, यहाँ तक पहुंचना है, तो क्या करना होगा बताओ इन तीनों इक्वेशन में, जो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा, कैसे कर 2 सकते हैं? × 1 + 3 × 2। इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद इक्वेशन 3 को क्या कर देंगे, उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। आ जाएगा उससे आंसर। यस। चलो देख लेते हैं। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, +2 × इक्वेशन 2 और माइनस इक्वेशन 3। देखो आ जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ देखो उसके एंथैल्पी चेंज को भी वही करना होगा, तो 3 टाइम्स इक्वेशन डेल्टा H1 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा H2 और माइनस डेल्टा H3। तो देखो 2 ये आ जाएगा हमारा 3 × -250 प्लस 2 × -400 और माइनस इंटू -100। तो देखो ये आ गया -750 -800 और +100। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ये इतना किलो जूल। बताओ आंसर क्या होगा? सॉल्व करो, ये -1450 हो जाएगा। बताओ। यस सर, -14। यस सर। तो उस इक्वेशन का जो रिक्वायर्ड इक्वेशन था उसका हमारा एंथैल्पी चेंज ये इतना आ गया। तो जहां पे देखो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना तो हमको प्रॉपरली सभी का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही पता है, ना ही हमको प्रॉपरली सभी का एंथैल्पी ऑफ कंबशन पता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज ही नहीं कर सकते, यहाँ पे हमको इक्वेशन लिख के ही करना होगा।
डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जहां पे हमको सभी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का या तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही दिया हुआ है या फिर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ही दिया गया। अगर मिक्स करके देगा डेटा तो फिर हमको इक्वेशन लिखना होगा, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। बात समझ में आया? तो ये हेस लॉ का एप्लीकेशन है, कैसे हेस लॉ को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो अब हेस लॉ वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे तुम लोगों से, बताओ, बोलो, अब बनेगा या नहीं क्वेश्चंस? यस सर। कुछ तो समझ आया होगा एटलीस्ट, थोड़ा बहुत भी, या कुछ भी नहीं आया? हेलो हेलो, यस सर। आया? हाँ सर। चलो, अभी भी कोई डाउट है देख लो एक बार। इसमें देखो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, और भी हीट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हेस्ला हो गया, ठीक है, और मुश्किल से और 2 क्लास लगेगा इसमें, ठीक है, 2 क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम लोगों का। तो एक बार देख लो अच्छे से, कहीं भी दिक्कत है तो पूछो। समझ आया कि नहीं, कैसा न्यूमेरिकल हम लोग को सॉल्व करना है हेस्ला से रिलेटेड? क्या? हेलो? यस सर। चलो, चलो फिर तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में और मैक्सिमम 2 क्लासेस लगेंगे तुम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होने में पूरा। तो नेक्स्ट क्लास में और आगे हम लोग दूसरा हीट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो फिर एंड कर रहे हैं।